मैकेनिक्स होती क्या है, आखिर मैकेनिक्स का फिजिक्स के अंदर क्या लेना देना होता है। दोस्तों ये क्वेश्चंस तो आपके माइंड में जरूर होगा जो कि इस बेसिक से स्टार्ट करना चाहते होंगे। आइए इसको सिंपल भाषा में एड्रेस करते हैं। ये सिंपल भाषा में अगर आपको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो आप मान सकते हैं कि एक हमारी क्लॉक है, पेंडुलम क्लॉक लेते हैं एग्जांपल के लिए। तो पेंडुलम क्लॉक को जिस स्ट्रक्चर से बनाया जाता है और जिस स्ट्रक्चर पे वो काम करती है, जिस छोटे छोटे पार्ट्स को उसको जोड़कर जिस वर्किंग मॉडल पे वो काम करती है पेंडुलम क्लॉक हमारी, उसको हम मैकेनिक्स कह सकते हैं। ऐसी किसी भी चीज के पार्ट को जोड़ा जाता है, जैसे कि कार के इंजन को या फिर साइकिल के वर्किंग मॉडल को, जिस भी पार्ट्स पे वो जोड़ा जाता है उसको मैकेनिक्स बोल सकते हैं। ये तो होगी उसकी साधारण भाषा। अब आपका एक क्वेश्चन कि फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स का क्या लेना देना, क्या काम होता है फिजिक्स के अंदर इस मैकेनिक्स का। दरअसल दोस्तों जब यही सेम स्ट्रक्चर मैकेनिक्स का फिजिक्स के अंदर आ जाता है तो वो ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में पता लगाता है कि ऑब्जेक्ट किस मोशन पे चल रहा है, किस टाइम पे, किस ट्रेवल पे, किस उसके फोर्सेस के बारे में एक्चुअली पता लगा सकते हैं हम। मेन उसके फोर्सेस के बारे में, मैकेनिक्स के बारे में और क्या क्या चीजें होती हैं इसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों मेरा नाम है विबोरा जोरिया। अब जिस तरह फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स के अंदर इसकी जो सिंपल डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि एक वर्किंग मॉडल के अंदर जिस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर बना होता है उससे हम मैकेनिक्स आते हैं, उसी तरीके से जो आपके दिमाग का स्ट्रक्चर होता है, जो आपके दिमाग का वर्किंग मॉडल है, आइए उसको दौड़ाइए और उसके बारे में जानते हैं कि आखिर है क्या। What is the speed of these comets? What is the distance of these comets? What is the timing of these comets? What is the force of the collision? ये कार कितनी स्पीड पे गई होगी, ये फोर्स कितनी फोर्स से मारा होगा इस पत्थर को, ट्रेन अपने स्टेशन से निकलने के बाद दूसरे स्टेशन तक पहुंचने में उसे कितना टाइम और कितना डिस्टेंस लिया होगा उसने, और इन सभी का टाइम कैसे पता लगाए, कैसे। जब दो पार्टिकल्स एक साथ मिलते हैं तो वो कुछ काम करते हैं, ठीक उसी तरीके से यूनिवर्स के अंदर भी जब कोई दो पार्टिकल्स मिलते हैं तो वो कोलाइड करते हैं, कोलिजन होता है। सेम उसी तरीके से जब पानी दूसरे पानी से मिलकर एक नई वाटर बॉडीज बनाता है, एक ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, वो पता लगाया जा सकता है, वो भी इस चीज से जिसका नाम है मैकेनिक्स। एपिसोड 2 फिजिक्स मैकेनिक्स। दोस्तों मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर मैथमेटिक्स का ज्यादातर यूज किया जाता है। आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपने अपने स्कूल्स के अंदर अपने क्लास के अंदर पढ़ाई होगा, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये सारी थ्योरीज याद करी होंगी आपने, तो उससे आप थोड़ा बहुत इसका आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके से इसके अंदर ज्यादातर मैथमेटिक्स का यूज किया गया होगा। दोस्तों ये आखिर किस किस चीजों से बनी हुई होती है, क्या क्या चीजें इसके अंदर कंसिस्ट होती है मैकेनिक्स में। सबसे पहले काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का कह सकते हैं ये सिर्फ एक मैकेनिकल पॉइंट के मोशन के बारे में ही बात करते हैं इसके अंदर हम, यानी कि हम इसमें इस चीज की ना परवाह करते हुए कि इसकी कितनी फोर्स है या फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, हम सीधा इसके अंदर बात करते हैं कि इसका मोशन क्या है, यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो मोशन। सेकंड चीज डायनामिक्स। डायनामिक्स के अंदर हम इसके फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। अब काइनेमेटिक्स में क्या था, इसके हम फोर्सेस की बात ना करके इसके मोशन के बारे में बात करते हैं और चीजों की ना परवाह करते हुए। और डायनामिक्स में ये चीज है कि इसके अंदर हम इसके फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, दूसरी किसी चीज की परवाह ना करते हुए। सिंपल भाषा में कहें तो फोर्सेस और इनके मोशन, ये दो चीज मिलके ये बन चुकी है मैकेनिक्स हमारी। अब और किन किन चीजों से बनी होती है ये, इसमें एक चीज और होती है स्टेट इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर दो रिएक्शन होते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन। और जब ये दोनों ही एक साथ एक ही स्पीड पर निकलते हैं, एक ही स्पीड पर ओकर होते हैं, तो इसको हम स्टेट इक्विलिब्रियम बोलते हैं, या फिर कह सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और इन तीन चीजों से ये हमारी मैकेनिक्स बनी हुई होती है। अब जैसा कि दोस्तों मैंने आपको फिजिक्स एपिसोड 1 इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था कि एक आजकल मॉडर्न डेवलपमेंट्स भी आ गई है फिजिक्स के अंदर, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स। तो आप मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग होती हैं। वो इस तरीके से कि जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है इसके अंदर हम मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि एटॉमिक, जैसे कि मैंने आपको बताया एटम्स, एटम से भी छोटे लेवल, माइक्रोस्कोप से भी छोटे लेवल क्या होता है एटम्स, एटम से छोटा और कुछ नहीं होता वर्ल्ड के अंदर हमारे। तो ये जो एटम्स है इसके बारे में तो आएगा ही आएगा नेक्स्ट एपिसोड, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कि ये अलग कैसे है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल से बनी होती है ये, सुपर फ्लूइडिटी होती है इसके अंदर, सुपर कंडक्टिविटी होती है, न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं और भी दूसरे मेजर फिनोमिनन होते हैं, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स होती है इसके अंदर। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स समझ नहीं आ रहा तो वो भी समझ लेंगे बाद में, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये सारी चीजें जब काम करती है, जब ये स्पीड जो होती है इसकी मैकेनिक्स की वो लाइट तक पहुंच जाती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये इसकी सिंपल
डेफिनेशन है। और भी सिंपल डेफिनेशन दूंगा मैं आपको जब इसके आगे एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे। तो अभी फिलहाल मैकेनिक्स अपनी कंटिन्यू करते हैं। तो उम्मीद है कि अब आप इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं हो गए। तो चलिए बात करते हैं कि मैकेनिक्स क्या होती है। मैकेनिक्स के जो लॉज होते हैं उनके बारे में हम पता कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहली बात कि हमेशा मैकेनिक्स जो है वो पार्टिकल्स के पॉइंट के बारे में पता लगाने में काम आती है, जैसे कि उनकी डायमेंशंस, उनकी शेप्स या फिर उनकी दूसरी प्रॉपर्टीज जो कि उनकी बॉडीज के बारे में करी जाती है। जैसे कि इसकी जो अप्रोक्सीमेशन लगाया जाएगा किसी चीज़ की, तो जैसे कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे कि अर्थ, सन, जिनके पॉइंट से हम उनके बारे में पता लगाते हैं, जिनके अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं उनकी ऑर्बिटल मोशन, उनके डायनेमिक्स के बारे में यानी कि उनकी फोर्स के बारे में, एक्सटेंशन ऑफ बॉडीज भी पता लगा सकते हैं हम उनके मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता लगा सकते हैं। पर इन सबको इमेजिन किया जाता है कि ये डिफॉर्मेशन के इनकैपेबल होते हैं, ये एक बार फॉर्म होने के दोबारा फॉर्म नहीं हो सकते। तो अगर आपको एक एग्जांपल चाहिए कि ये डिफॉर्मेबल सॉलिड्स क्या होते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल में ले सकते हैं इलास्टिसिटी, हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स। इन तीनों की अगर सिंपल डेफिनेशन देनी हो तो कह सकते हैं कि फ्लूइड्स जो कि रेस्ट पर एक मोशन पर होता है, यानी कि फ्लूइड्स में क्या होता है, आप एक वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं, कभी भी उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती। तो ये एक एग्जांपल था। अब मैकेनिक्स के 3 लॉज जो कि आइजैक न्यूटन ने सेट किए थे, तो वो जो 3 लॉज हैं वो मिलकर कंबाइन करके ये हमारी फिजिक्स के अंदर ये जो हमारी मैकेनिक्स है वो बनती है आइजैक न्यूटन के अकॉर्डिंग। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ इनर्टिया। इनर्टिया का मतलब कि एनर्जी की कमी पड़ना। तो इस लॉ ऑफ इनर्टिया के अंदर ये बताया जाता है कि जो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है तो वो रेस्ट पर ही रहता है, या फिर अगर वो मोशन में है तो मोशन पर ही रहता है, उसको स्ट्रेट लाइन पर चलते रहता है कांस्टेंट स्पीड में, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसको कांस्टेंट रहने में। तो यूनिफॉर्म मोशन इसके अंदर रिक्वायर ही नहीं है, इसके कोई वजह ही नहीं रह सकती, वो ऑलरेडी एक यूनिफॉर्म मोशन के अंदर रहता है। उसी तरीके से मैकेनिक्स एज सच कोई मोशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करती, लेकिन मोशन के स्टेट को चेंज होने के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करती है, जिसके ऊपर उसके फोर्स के बारे में पता लगाया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो मैकेनिक्स है वो फोर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है। अब न्यूटन की सेकेंड लॉ में क्या बताती है, वो ये बताती है कि जो ऑब्जेक्ट का जो रेट ऑफ चेंज है फोर्स की, जो उसके फोर्स की रेट ऑफ चेंज है वो उसके मोमेंटम पर अफेक्ट करती है, यानी कि मोमेंटम जैसे वो चेंज हो रहा होता है तो उसी वक्त उस पर ये अफेक्ट करती है कि उससे हमें ये भी पता चल जाता है कि उस बॉडी का मास क्या है और उसकी वेलोसिटी क्या है, यानी कि उसमें कितना इंक्रीज है कितना डिक्रीज हो रहा है उसके फोर्स के अंदर। ये सारी चीज़ें भी पता लगाया जा सकती है इस सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग न्यूटन के। अब न्यूटन का थर्ड लॉ ये बताता है कि जब 2 पार्टिकल्स इंटरेक्शन होती है उनकी, तो उनके बीच में से जो फोर्स निकलती है, एक्शन और रिएक्शन के बीच में जो फोर्स निकलती है, और जो फोर्स एक्सर्ट होती है जो वो निकलती है उसके बारे में बताता है। और जब वो फोर्स एक्सर्ट होती है तो वो दूसरे मैग्नीट्यूड पर इक्वल जाके गिरती है, यानी कि जिस स्पीड में और जिस फोर्स से वो निकलती है उसी फोर्स के ऊपर वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर भी गिरती है, उसकी एक्सर्ट जो उसका प्रेशर निकलता है, जो उसकी फोर्स निकलती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। और जब ये तीनों लॉज एक साथ मिल जाते हैं तो ये एक प्रिंसिपल बनाते हैं जिससे कि हम फ्यूचर में होने वाले पार्टिकल्स के बारे में पता लगा सकते हैं। ये पता लगा सकते हैं कि उनकी मोशन क्या थी उसी वक्त, और उसी वक्त हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उनसे निकली फोर्स क्या है, कितनी फोर्स निकली है उनके अंदर से। तो ये सारी चीज़ें जब काम आती है, ये मैकेनिक्स जब काम आती है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको एपिसोड 1 के अंदर भी बताया था फिजिक्स के, कि जितने भी ये जो लॉज बनाए जा रहे हैं फिजिक्स के अंदर, जितने भी आज तक बनाए गए हैं, ये ज़्यादातर प्रूव तो हो चुके हैं लेकिन बिल्कुल फाइनेस्ट प्रूव नहीं हुए अभी तक। यानी कि जितने भी अभी तक चलते आए हैं उन्हीं से हम समरी निकालते हैं इनकी, इन्हीं से हम इनके बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन यूनिफाइड थ्योरी जैसे मैंने आपको बताया था वो चीज़ तो अभी भी नहीं निकली है। लेकिन फिजिक्स और साइंस ये ऐसी चीज़ है जो कभी निकल भी नहीं पाएगी, और हमारा विज्ञान आज भी इसके अंदर पूरा लगा पड़ा है। लेकिन जब तक नहीं है तो जब तक हम इसी से चीज़ से निकालते आए हैं, और ज़्यादातर प्रोबेबली यही करेक्ट थ्योरी मानी जाती है, यही करेक्ट लॉज माने जाते हैं जो कि न्यूटन ने बनाए थे। हालांकि हिस्ट्री के अंदर बहुत से फिलोसॉफिकल कंक्लूजन्स निकाले गए इन चीज़ों के लिए, लेकिन यही सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल लगाया गया है। तो हमेशा जो भी सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होता है उसी को यूज़ करते हैं साइंस के अंदर, हम फिजिक्स के अंदर, जो भी आपको मैं बता रहा हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैकेनिक्स के अंदर मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। वो इसलिए क्योंकि मैथमेटिक्स के वजह से हम टाइम के बारे में पता लगा सकते हैं कि कितने फोर्स जो उसकी अप्लाई हुई है ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो जो फोर्स
इंक्रीज हो रही है, जो डिक्रीज हो रही है, वो कितने टाइम पीरियड के अंदर हुई है, या फिर ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो कितने टाइम पीरियड के अंदर उसकी मोशन हो रही है। तो जब तक हमारे पास टाइम ही नहीं होगा तो इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं लगाया जा सकता। तो इसलिए मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा उपयोग करा जाता है इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मैकेनिक्स के अंदर। तो इसीलिए मैकेनिक्स के अंदर मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उम्मीद है आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा और मैकेनिक्स आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए आप इस साइड वाली वीडियो को क्लिक कर सकते हैं ऐसी और भी इंटरेस्टिंग साइंस वीडियोस के लिए। लर्न इजी बट नॉट लेस, लर्न बियॉन्ड द एक्सप्रेस।